इस चैनल के माध्यम से आज बीए पार्ट 1 वाले विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। जो विद्यार्थी 2020 में पार्ट 1 की परीक्षा देगा उस विद्यार्थी के लिए है, जो कि यह परीक्षा लेट हो गया है और लेट हो जाने के कारण यह परीक्षा 2021 में हो रहा है। पहले सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बीए में होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हो जाने के कारण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे और यह यूनिवर्सिटी गेस पेपर का है, देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफी जनरल एंड सब्सिडरी पार्ट 1 एग्जामिनेशन, वैशाली पब्लिकेशन का है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृतियां एवं स्थल रूपों का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी की आकृति के विज्ञान को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीवमंडल। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भूगोल के जनक एवं भूगोल के उसका सही स्वरूप एवं उद्देश्य प्रदान करने वाले विद्वान कौन है? तो इसका उत्तर है कार्ल रिटर एवं A.V. हेमवोल्ट। अगला प्रश्न है कि जीव जंतु और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों के अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है, यह किसका कथन है? इसका उत्तर है लोवेक। और अगला प्रश्न है कि भूगोल वह अभियान विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टॉलेमी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है क्या? तो इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है कि जेम्स हटन आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यह कौन सा विज्ञान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भू आकृति विज्ञान। और अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञान का समवंत रूप जिस विद्वान ने बतलाया है वह विद्वान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्राटलर। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी दर्शाता है, तो इसका उत्तर है 9500 अरब किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है किसे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बुध। अगला प्रश्न कि सौर मंडल के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अथवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने के समय में? इसका उत्तर है 19 दिन 12 घंटे। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में निम्न में से कौन सा अप्राकृतिक साधन नहीं है? इसका उत्तर है ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक संसाधन है यानी साधन है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लप्लास की कौन सी परिकल्पना सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निहारिका परिकल्पना। अगला प्रश्न है
मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बाहरी सतह से नीचे की तरु जाने पर प्रति 100 मीटर पर तापमान बढ़ जाता है कितना डिग्री सेल्सियस? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है द्वैतकारक सिद्धांत से संबंधित है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स जीन्स। अगला प्रश्न है कि निहारिका ने 9 छल्ले निकालने से जो 9 ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यह किस भूगोलवेत्ता की धारणा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांट की। अगला प्रश्न है कि जेम्स जीन्स ने सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित जिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया वह कौन सा परिकल्पना है? इसका उत्तर है ज्वारीय परिकल्पना। अगला प्रश्न, फ्रांस के गणितज्ञ लपलास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया वह क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निहारिका परिकल्पना। अगला प्रश्न है 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना की प्रतिपादित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जीन्स। अगला प्रश्न है कि होम्स ने सन 1928 से 29 में भूगर्भ में होने वाली रेडियोधर्मिता के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादन किया वह कौन सा सिद्धांत है? इसका उत्तर है तरंग सिद्धांत। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कब? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेगनर ने। अगला प्रश्न है कि संवहन तरंग सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, होम्स ने। अगला प्रश्न है एल्फ्रेड वेगनर कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक जलवायु भूवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है कि कौन सा खंड अंगारा भूमि का अंश नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी चबूतरा। और अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय तथा महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान लोथियन ग्रीन ने जिस परिकल्पना की प्रतिपादन किया वह कौन सी परिकल्पना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि होम्स के सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड के विखंडन से। अगला प्रश्न, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में ज्यामितीय सिद्धांतों में जो परिकल्पना अधिक महत्वपूर्ण है वह क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय परिकल्पना। अगला प्रश्न है, जैफ्रे ने पृथ्वी के धरालीय स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तापीय संकुचन सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टूजो विल्सन ने। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय प्लेट तथा क्षेपित महासागरीय क्रस्ट की रगड़ से कितनी गहराई तक भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 700 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैरी हैसन ने। अगला प्रश्न है, भूपटल की गतिविधियों परिवर्तनकारी शक्तियों की व्याख्या की जाती है? इसका उत्तर है प्लेटो विवर्तनिकी से। अगला प्रश्न है कि हिमालय एक है, हिमालय क्या है? यहाँ पर एक ब्लॉक पर्वत है। अगला प्रश्न है कि प्रॉट के अनुसार गंगा के मैदान के घनत्व की तुलना में हिमालय का घनत्व क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कम है। अगला प्रश्न है, धरातल के ब्रह्म भाग में परिवर्तन लाने वाले कार्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पटल विरूपण। अगला प्रश्न है, यदि चलन की एक भुजा कम
तथा दूसरी ज्यादा झुकी हो तो वह क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असममिति वह बल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग कौन सी चट्टान से ढका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अवसादी चट्टान से। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षति परक भूकंपीय तरंग क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एल तरंग। अगला प्रश्न है बहुमुखी उद्गार से उत्पन्न स्थलाकृति क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी पठार। अगला प्रश्न है कि कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है ग्रेवो है एक प्रकार का क्या? इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट क्या है? इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोटोप्लेक्सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के नाम से संबंधित किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोह सुल्ताना ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ का लगभग भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 75%। अगला प्रश्न है वे चट्टान जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी जाती है, उसके बाद इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रित चट्टान से। अगला प्रश्न है कि अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले कौन है? इसका उत्तर है W.M. डेविस। और अगला प्रश्न है कि जो भू आकार हिमनीकृत नहीं है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर उर्मी चिन्ह। अगला प्रश्न कि नील नदी में गिरती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। अगला प्रश्न है गोखुर झील के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित जल के कारण अपर्दन कार्य होता है। अगला प्रश्न इसमें जलज गर्तिकाएं बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नदी के कारण। अगला प्रश्न है कि गर्ज स्थलाकृति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बहता जल से। और अगला प्रश्न है कि जलोढ़ पंख प्रवाहित जल के निक्षेपण कार्य के द्वारा ही निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि युवाला का निर्माण होता है कहाँ से? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल से। अगला प्रश्न है कि सहार मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण कंटक बनने का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिमनद निक्षेपण। अगला प्रश्न है कि प्लेया झील का निर्माण कहाँ से होता है, किस कारण से होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वायु के निक्षेपण के कारण से होता है। अगला प्रश्न है यारडांग बनने का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हवा द्वारा अपर्दन। अगला प्रश्न है स्टैलेग्माइट का निर्माण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न है शैलों को तोड़ने फोड़ने धरातल को समतल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनाच्छादन। अगला प्रश्न है भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्प। अगला प्रश्न है कि कौन सा भू आकार घाटी हिमनद अपर्दन का परिणाम नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोटिका। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई हिमानी भू आकृति नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विसर्प। और अगला प्रश्न जो
भू आकार वनकृत नहीं है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लेपिज। अगला प्रश्न है गोखुर झील का निर्माण जिससे संबंधित है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जल। अगला प्रश्न है कि लेपिज का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल के कारण। अगला प्रश्न है बरखान किसके निक्षेपण कार्य के द्वारा निर्मित होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पवन के निक्षेपण कारण के द्वारा उत्पन्न होता है। और अगला प्रश्न है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्पादित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विलियम मोरिस डेविस का। अगला प्रश्न है कि वे घाटियाँ जिनमें ढाल तेज होता है और पार्श्व खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गॉर्ज। अगला प्रश्न है कि छात्रक शिला अगला प्रश्न है कि छात्रक शिला अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित होता है। यह किसका अपरदनात्मक कारण है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पवन। अगला प्रश्न है डेल्टा का वह स्वरूप जिसका निर्माण बारीकी कणों के जमाव से होता है वह क्या है? इसका उत्तर है पंजाकर डेल्टा। अगला प्रश्न है कि गौखुर झील किसका परिमाण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नदी अपर्दन का। और अगला प्रश्न है कि नदियों के तेज प्रवाह या इनके पानी के आवधिक फैलाव के स्वरूप जो कटाव होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नदी तटीय कटाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कटाव नदी कटाव के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अवनालिका कटाव। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय भाग में भूमि का अपर्दन किसके द्वारा अधिक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वायु। अगला प्रश्न है भूमि के जिस भाग में अपर्दन की क्रिया अधिक पाई जाती है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी भाग। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नलिका अपर्दन को रोकने का प्रमुख साधन क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बांध। अगला प्रश्न है कि सीढ़ी नुमा खेत की व्यवस्था करके किस भाग में मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी भाग में। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के संरक्षण के लिए उपयोगी पद्धतियों में निम्न में से कौन सी यांत्रिकी पद्धति का तरीका नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीढ़ी नुमा खेत की व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 21%। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 78%। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपतन मंडल। अगला प्रश्न है कि ईंधन को अत्यधिक ताप पर जलाए जाने पर जिस गैस की उत्पत्ति होती है वह क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न कि ओजोन मंडल का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 32 से 80 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय प्रमुख अग्निरोधक गैस कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जो है जलना संभव नहीं है क्योंकि यह वैसे गैस है जो दहन का विपरीत कार्य करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपस्थिति में जलना बंद हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पराबैंगनी किरण का मुख्य अवशोषक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओजोन। और अगला प्रश्न कि सामान्य ताप आपतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4.6 डिग्री सेल्सियस से प्रति 1000 मीटर पर। और अगला प्रश्न है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 15 करोड़ किलोमीटर। और अगला प्रश्न जब एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तब क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 दिन बढ़ेगा। अगला प्रश्न दिन में उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है कितना? इसका उत्तर है दोपहर पश्चात 2 से 3 बजे। अगला प्रश्न पृथ्वी जिस तारीख को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है वह तारीख क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितना कोण बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 46.5 डिग्री। अगला प्रश्न वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। और अगला प्रश्न कि वह कटिबंध जिसका प्रभाव क्षेत्र 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है वह क्या है? इसका उत्तर है शीत कटिबंध। अगला प्रश्न कि तापमान में एडियाबैटिक बदलाव होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में संगठन में जलवाष्प का योग होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2%। अगला प्रश्न है 1 ग्राम जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6 से 7 कैलोरी ताप। और अगला प्रश्न जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संघनन। और अगला प्रश्न कटिबंधीय आधार पर विभक्त वर्षा की जिस पेटी में प्रतिदिन वर्षा होती है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक वर्षा वाली भूमध्यरेखीय पेटी। और अगला प्रश्न कि उष्ण और आर्द्र हवा में मार्ग में जब कोई पर्वत पठार अथवा ऊंची पहाड़ी अवरोध स्वरूप आ जाता है वह कौन सी वर्षा होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न कि वह वर्षा पेटी जहां वर्षा का सर्वाधिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम होता है वह क्या है? इसका उत्तर है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। और अगला प्रश्न कि अनुमान 1 घन फुट वायु में लगभग कितना वजन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4.1/4 औंस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह कौन सी पेटी है जिसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरण किस तारीख को सीधी पड़ती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। अगला प्रश्न वायु दाब को विशेष रूप से प्रभावित किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी का क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री उत्तरी और 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा मार्ग जैसा है यह कैसा है? तो इसका उत्तर है अंडाकार। और अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक सभी वायुदाब एवं पवन पेटियों किस ओर खिसक जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री से 7 डिग्री दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है कि लू पवन किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय। अगला प्रश्न है कि
ब्लिजार्ड संबंधित है किससे? इसका उत्तर है स्थानीय पवन से। अगला प्रश्न है कि हरिकेन संबंधित है किससे? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। अगला प्रश्न है कि मिस्ट्रल संबंधित है किससे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्थानीय पवन से। अगला प्रश्न जेट स्ट्रीम संबंधित है किससे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार की सर्वोच्च गति की वायु से। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में चलने वाली स्थानीय पवन क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिराको। इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए तीव्र वायु वेग। अगला प्रश्न है कि पवन की दिशा में परिवर्तन करने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विक्षेप बल। अगला प्रश्न है कि मानसूनी हवाओं का क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य। और अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में जो वायु चलती है वह क्या है? इसका उत्तर है सिरको वायु। अगला प्रश्न है कि बादल अगला प्रश्न है कि बादलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम वर्गीकरण किस वर्ष में किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सन 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से बादल स्थित होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पक्षाव बादल। अगला प्रश्न वे बादल जो दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों को आपसी टकराव से पैदा होता है वह किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्तरीय बादल। अगला प्रश्न है कि धरातल अथवा घास पत्तियों पर भाप के ठोस अवस्था में जमने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाला। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कोपुन के जलवायु का विभाजन किस आधार पर दिया जाता है? इसका उत्तर है तापमान और वर्षा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि वह जलवायु प्रदेश जिसमें वर्ष भर जलवायु समान रहती है उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है वे जलवायु प्रदेश जिसकी जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है वह प्रदेश क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल जिस महाद्वीप में स्थित है वह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपों को उपोष्ण पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए उष्ण मरुस्थल। अगला प्रश्न सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मरियाना गर्त। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 81%। अगला प्रश्न किस महासागर में सबसे अधिक महासागरीय गर्त होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 70.8%। और अगला प्रश्न है कि समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि महासागर में सूर्य की किरणों कितनी गहराई तक पहुंच पाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 180 मीटर। अगला प्रश्न है कैरिबियन सागर के दक्षिणी भाग में लवणता पाई जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 17%। अगला प्रश्न है जोर्डन के मृत सागर में पाई जाने वाली लवणता कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 33.8%। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर समस्त महासागरों को जल में लगभग कितना टन नमक पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 50 करोड़ टन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रदेश सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाल सागर।